गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारा आज का एक नया टॉपिक नई यूनिट के साथ कॉमन टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं। आपके जितने भी टॉपिक हमने पढ़े बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर, वो सारे टॉपिक हमने 11th-12th में कुछ पढ़े हुए थे, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें वो इजी भी लगे और हमने पढ़ भी लिए। लेकिन ये यूनिट जो है वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपकी एक यूनिट लगती है जिसके अंदर दो पार्ट है, एक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर अगले साल जाकर के एक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ जाती है। तो 3 टॉपिक होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो बीएससी या बीएससी बीएड के अंदर लगते हैं, जिसमें से हम आज शुरू करने जा रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहली बात, जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उन कार्बनिक यौगिक का मतलब जैसे एल्डिहाइड पढ़ा आपने, कीटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा या एस्टर पढ़ा आपने, एमाइड भी पढ़ लिया हमने। ये सारे जितने भी हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो इनकी संरचनाएं किस प्रकार की होती है या इनकी संरचनाओं को ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी विधियां काम में ली गई थी, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनकी संरचना ज्ञात करने के लिए इस विधि को काम में लिया गया, और इस आधुनिक विधि का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आधुनिक विधि काम में ली गई और इस आधुनिक विधि का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका हम पहले स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब आपने कभी देखा भी होगा इस तरीके के, ये क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। इन स्पेक्ट्रम की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमने जितने भी प्रकार के हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिक की संरचना को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं या हमने ज्ञात कर लिया। इसलिए ये जो टॉपिक है वो आपके लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी संरचना ज्ञात करने के लिए इस विधि को काम में लिया गया, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः इसकी 3 ब्रांच होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे तो बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर मुख्यतः 3 लगती है, तो हम इनकी चर्चा करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपके इस साल है, इसको ए और बी पार्ट बनाकर एक यूनिट में दे दिया, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके अगली साल लगेगी। जैसे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लगेगी और बीएससी बीएड 4 ईयर वाले हैं उनके एक पेपर लगता है एडवांस्ड केमिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमें एनएमआर तो नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें पढ़ना है यूवी और आईआर। तो हमने आज शुरुआत की है यूवी की, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है हमें। सबसे पहली बात तो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उन कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए इस विधि को काम में लिया गया था। इस विधि के अंदर ये जो विधि होती है ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अवशोषण व उत्सर्जन पर आधारित होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणें ऐसी विकिरणें जो विद्युत और चुंबकीय दोनों व्यवहार शो करती है, यानी कि ड्यूल नेचर शो करती है, द्वैत व्यवहार शो करती है। विद्युत की तरह भी गमन कर सकती है और वो चुंबक की तरह भी गमन कर सकती है। तो उन विकिरणों को बोला जाता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो अपने क्या करते हैं, किसी भी श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं ना,
किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो गुजारने पर यह विभिन्न रंगों के या विभिन्न तरंगदैर्ध्य की विकिरणों के रूप में क्या हो जाती है, प्रक्षेपित हो जाती है। ये प्रक्षेपित होना भाग ही क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। और इस स्पेक्ट्रम की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और स्पेक्ट्रम की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की वो क्या हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तो हो गई बात स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। अब बात हम करते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऐसी विकिरणें जो ड्यूल नेचर शो करती है या द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करती है, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। इसके अंदर मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, मैक्स प्लांक जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर के छोटे छोटे क्वांटा के रूप में होता है, जिसे E बराबर h न्यू से शो किया। और E बराबर क्या होता है, h c अपॉन में लैम्बडा, न्यू होती है आवर्ती जिसको c बटा में लैम्बडा से शो किया गया। और c होता है प्रकाश का वेग, और c होता है प्रकाश का वेग जिसका मान होता है 3 × में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इनवर्स। और लैम्बडा को किससे शो किया गया, तरंगदैर्ध्य से, कि अलग अलग विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है। h जो होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है 6.626 × में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, इतना होता है। ये फिक्स होता है मान, प्रकाश के वेग भी मान फिक्स होता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को इस तरीके से गुजारा जाता है। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणें थी, ठीक है। और दूसरे प्रकार की जो विकिरणें होती है वो इस प्रकार से यहाँ से चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको एक तो विद्युत टाइप की विकिरणें और एक चुम्बकीय टाइप की। तो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो इनको बोला जाता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होती है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है, या इन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को कई भागों में विभाजित भी कर सकते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। अभी इसका पूरा कौन कौन कितनी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार है उनको पूरे में डिवाइडेशन करेंगे और पूरा लिखेंगे अपने यहाँ पर। तो देखिए अगला टॉपिक आता है हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार। क्या आता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रकार। विकिरणों के प्रकार सबसे पहली विद्युत चुम्बकीय विकिरण कॉस्मिक रेज। दूसरी आती है गामा रेश। इसकी ट्रिक होती है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं CGX UV में R बीमार, ठीक है। तो C से कॉस्मिक रेज, G से गामा रेज और X से एक्स रेज
यूवी से अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, और वी से विजुअल रीजन, ठीक है, 6 नंबर और आई से इंफ्रारेड, जिसको हम अगला टॉपिक यही होगा हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, जिसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। ये होती है माइक्रोवेव्स। और 8 नंबर पर आती है रेडियो वेव्स, ठीक है। ये इतने प्रकार की हमारी टोटल रेज होती हैं, जिनके लिए तरंगदैर्ध्य का मान अलग अलग होता है सबके लिए। जैसे कॉस्मिक रेज, इसके लिए लैम्बडा क्या जो मान रखेंगे अलग अलग रखेंगे। जो कॉस्मिक रेज होती है उसके लिए लैम्बडा का मान 10⁻⁻² से क्या होता है, कम होता है। इसके लिए गामा रेज के लिए -2 से 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका मान 1 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग इतना होता है। और इसका मान जो है वो 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग से 3.8 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग तक इतना होता है। और फिर उसके बाद में विजुअल रीजन का मान 3.8 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग से 8 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग इतना मान होता है इसका। और जो हमारे पास में इंफ्रारेड है, इसका मान 8 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग से 3 × 10⁻6 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो माइक्रोवेव्स होता है इसका मान होता है 3 × 10⁻6 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10⁻9 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका मान 10⁻9 आर्मस्ट्रॉन्ग से 10⁻12 आर्मस्ट्रॉन्ग इतना लैम्बडा का मान होता है अलग अलग। तो ये थी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार। जो हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो हमारी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं CGX UV मार। C का मतलब कॉस्मिक रेज, G का मतलब गामा रेज, और X का मतलब एक्स रेज, और U का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, V का मतलब विजुअल रीजन, और I का मतलब इंफ्रारेड, M का मतलब माइक्रोवेव्स, और R का मतलब रेडियो वेव्स। तो इनके लिए लैम्बडा की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है सबके लिए। तो यहाँ पर हम एक क्षेत्र लेते हैं जिसका नाम है विजुअल रीजन। क्या है? विजुअल रीजन का जो क्षेत्र होता है उसको हम लेते हैं, और आगे ये 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। विवग्योर से शो कर सकते हैं अपने। आपने कभी 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। विवग्योर, इसका अर्थ होता है वोयलेट कलर, इसका अर्थ होता है इंडिगो, इसका अर्थ होता है ब्लू, और इसका अर्थ होता है ग्रीन, इसका अर्थ होता है येलो, और इसका अर्थ होता है ऑरेंज, और इसका अर्थ होता है रेड, ठीक है। तो वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। हम यहाँ इन रेस जितनी भी टाइप के हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण लिखे, इनमें हम ऊपर से नीचे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य। तो लैम्बडा को तरंगदैर्ध्य से शो किया जाता है। लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य होता है।
तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो हमने विजुअल रीजन को अलग अलग कलर में डिवाइड किया, वॉयलेट से लेकर रेड तक के कलर हमने लिखे। जिसके अंदर वॉयलेट से रेड तक आते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि लैम्बडा की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो तभी आप सभी जानते होंगे कि जो रेलगाड़ी जाती है उसका झंडा या जो खतरे का निशान होता है वो रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई? वैसे तो हर चीज़ में साइंस है, हर चीज़ में केमिस्ट्री मिलेगी आपको। तो वो रेड कलर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो रेड कलर की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा। तो रेड कलर बहुत ज़्यादा दूरी से हमें दिखाई देता है क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना उसमें विचलन कम पाया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा दूरी से ही हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है। तो रेड कलर का जो खतरे का निशान होता है वो बहुत दूरी तक दिखाई दे सकता है और दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। लेकिन अगर वही रेड कलर का निशान की जगह हम वॉयलेट कलर ले लेंगे तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो हमें ज़्यादा दूरी से दिखाई नहीं देगा और खतरा होने की या दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हमारा जो विजुअल रीजन है या विजुअल क्षेत्र है वो 3.8 से 10 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग से 8 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है, जिसको भी हम आगे कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा वॉयलेट कलर 3.8 से स्टार्ट होगा, जिसको हम जैसे नॉर्मल अंकों में हम 3800 से करके लिख सकते हैं। तो जो हमारा वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 3800 से 4300 आर्मस्ट्रॉन्ग तक हो सकती है। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 3800 से 4300 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होती है। इसकी 4300 से 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसकी 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसकी 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग से 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक और इसकी 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6600 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो ऑरेंज कलर होता है उसकी होती है 5800 से 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है भाई इसकी। और इसकी जो होती है वो होती है 6500 से 3800 से 4300 से 4500 और 4500 से 4900 आर्मस्ट्रॉन्ग और पूरा ही चेंज हो गया 4900 आर्मस्ट्रॉन्ग से 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग और 5500 से 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग और 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको लिखेंगे 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग और 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इनकी अलग अलग होती है 3800 से 43, 4300 से 45, 4500 से 49, 49 से 55, 55 से 58, 58 से 66 और 66 से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5800 से 6500 से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार थे जिनको कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। जो विजुअल रीजन होता है वो अलग अलग कलर में इस तरीके से डिवाइड होता है और अपना स्पेक्ट्रम शो करता है। जैसे V से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से हम इसको
डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ता जाता है, और वेवलेंथ का मान बढ़ता है तो इसका मतलब जो विजुअल रीजन है उसके कलर्स जो होते हैं उनका मान भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आती है। तो ये थे विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रकार। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।